बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़िशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 13 और आज हम चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम दो चीज़ें स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मैं आपको बता दूं, आप पेपर पे लिख लें, अपने रजिस्टर में लिख के साइन कर लें अपने, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये लॉन्ग में ज़रूर पूछा जाएगा इस साल, चाहे वो फर्स्ट टाइम आए चाहे सेकंड टाइम आए, ज़रूर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। मगर उससे पहले हम ये पढ़ेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसे कहते हैं बेटे जानी? बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है बॉन्ड की मजबूती ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल। कौन से बॉन्ड की मजबूती? बॉन्ड तो दो तरह के होते हैं, एक इंटर और एक इंट्रा। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान, जो कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस थी, वो नहीं। आज हम बात करेंगे इंट्रा की। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स की बात हो रही होती है। मतलब एक फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की, इसको बोला जाता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। आपको बताऊं, ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। मैं बॉन्ड एनर्जी लिखूं या एक लफ्ज है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये प्यारा लफ्ज है, ज्यादा प्यारा लफ्ज है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब क्या है? मतलब बताता हूं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है कि दो एटम्स के दरमियान ये जो बॉन्ड है, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड को या इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, या आप इसे कह सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके हो गया जी सर? ओके हो गया। अब ये जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। कोई भी बॉन्ड की जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना ज़्यादा उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, मतलब वो बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा। आम सी बात है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वो बॉन्ड उतना ज़्यादा मजबूत होगा, मतलब उस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो हमारी बुक वाले ने इनकी बॉन्ड एनर्जीज टेबल में दे दी हैं। मैं फ्लोरीन को फिलहाल नहीं स्टडी करूंगा, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन का जो केस है दैट इज़ एक्सेप्शनल केस। सर ये एक्सेप्शनल केस क्या होता है बेटा जानी? पठान के घर में सारे बच्चे गोरे थे, एक बच्चा काला पैदा हो गया, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शनल केस। तो हम फ्लोरीन को बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं। क्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है दैट इज 243 किलो जाउल पर मोल, जी हाँ। और इसी तरह ब्रोमीन की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 193 किलो जाउल पर मोल, और आयोडीन की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 151 किलो जाउल पर मोल। ठीक हो गया। अब देखें सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है? ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है 243 क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, उससे कम ब्रोमीन की है, उससे कम क्या है? आयोडीन की है। मतलब क्लोरीन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए क्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, इसकी कम, इसकी सबसे कम। क्यों? वजह क्या है? वजह मैं आपको बताता हूं। वजह है बेसिकली साइज। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अब समझना मेरी बात तवज्जो से। जिस एटम का साइज होगा बड़ा, साइज ज्यादा होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है? ये दो एटम है ना, आयोडीन और आयोडीन, ये दो एटम है, फर्ज करें ये इसको दो एटम बना लेते हैं। देखें इन दो एटम्स के दरमियान ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की जो लंबाई है दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ऑब्वियसली बात है कि अगर छोटे साइज का एटम होगा ना तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी, और बड़े साइज का जो एटम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। अब साइज अगर बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम है, और अगर बॉन्ड एनर्जी कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या है? कम है। बस यही समझाना था और आपको समझ भी आ गया। तो आयोडीन का जो साइज है वो सबसे बड़ा है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, लंबा बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए 151, तो बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड एनर्जी कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम है। अच्छा जी, अब बारी आती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन को अगर हम इस फार्मूले से देखें ना कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी और बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा, मतलब ये वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड होना चाहिए।
हालांकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, आपको वजह बताता हूँ। इस बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी हमारी बुक वाले ने दी है दैट इज़ 156 यानी कि किलो जूल पर मोल। जी हाँ 156। और क्लोरीन की क्या है 243। ज़रा कंपैरिजन तो करो, क्लोरीन की तो बहुत ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है, ये तो बहुत मजबूत बॉन्ड है, मगर क्लोरीन के मुकाबले में ये ऊपर वाला बॉन्ड जो है बहुत कमज़ोर बॉन्ड है क्लोरीन के मुकाबले में। हालांकि ये स्ट्रांग होना चाहिए था, मगर ये वीक बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। क्यों कम है, रीज़न सुन लें। ये ना फ्लोरीन का एटम है, ये दूसरा फ्लोरीन का एटम है। सर जी आपको पता है ना फ्लोरीन के पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की सूरत में इधर, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 1 7। और इस फ्लोरीन को देखें तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर जनाबे वाला इधर, एक लोन पेयर जनाबे वाला इधर। अब सेंटर में ये जो बॉन्ड इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बना है दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। बिल्कुल ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होना चाहिए था, क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटे साइज़ के एटम हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम होनी चाहिए। बिल्कुल बॉन्ड लेंथ कम है, मगर ये बॉन्ड मजबूत नहीं है, ये बॉन्ड वीक है, इसकी बॉन्ड एनर्जी जो कम है। क्यों कम है, वजह सुन लें। असल में वजह यह है कि छोटा साइज़ होने की वजह से इसका ये वाला जो लोन पेयर है और इसका ये वाला जो लोन पेयर है इनके दरमियान रिपल्शन होती है, जिसे हम LP-LP रिपल्शन भी कहते हैं, यानी लोन पेयर रिपल्शन। जी हाँ लोन पेयर रिपल्शन होती है इनके दरमियान। और इधर नीचे भी इस लोन पेयर और इस लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन होती है। सर इधर भी क्लोरीन में भी तो 3 लोन पेयर है, मतलब इस क्लोरीन में भी 3 लोन पेयर, इधर भी 3 लोन पेयर, इसमें भी तो रिपल्शन होनी चाहिए थी, इसमें रिपल्शन नहीं होती। क्यों, क्योंकि साइज होता है बड़ा, क्लोरीन का बड़ा साइज है, इस वाले क्लोरीन का साइज भी बड़ा है, जिसकी वजह से ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर क्लोरीन के केस में एक दूसरे से दूर होता है और उनके दरमियान रिपल्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। मगर फ्लोरीन के केस में साइज छोटा होने की वजह से एटम जो करीब हुए तो ये वाला लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल, ये वाला एक दूसरे को रिपेल, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बहुत कमजोर है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है 156। इसलिए हम कहते हैं कि फ्लोरीन का जो केस है दैट इज एक्सेप्शनल केस, और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए बहुत थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है। तो यही वजह है जिसकी वजह से फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम है। हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है जनाबे वाला 287, उस पर क्विक चेक 1 है। क्विक चेक कहता है कि द FF बॉन्ड इज वीकर then CCl bond although fluorine is the most electronegative element explain। वो कहता है कि ये वाला बॉन्ड वीक बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये वीक क्यों है, हालांकि फ्लोरीन तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसकी रीज़न बताएं। रीज़न आपकी बुक में लिखी हुई है, आप अपनी बुक से ही लिखेंगे। पेज 286 पर मौजूद इस पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा। पहले पैराग्राफ की 8वीं बल्कि 10वीं लाइन है, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, ये देखें, ड्यू टू स्मॉल साइज देयर इज सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑन द फ्लोरीन एटम विच वीकन द बॉन्ड डिस्पाइट द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन द बॉन्ड एनर्जी। बस यहाँ तक, फ्लोरीन तक आप लिख देंगे। ये इस क्विक चेक का आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ से हमें ये द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन का टॉपिक मुकम्मल होने को मिलता है। अब आगे हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर देखें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे पास हेलोजन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये हैं नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स उनको कहते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी होती है, दैट हैव एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करना जानते हैं हम उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं, यानी दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीनने वाले। ये मैं आगे चल के आपको डिस्कस कराता। अगर हम इनका रिएक्शन कराएं किसी मेटल के साथ, जैसे कि सोडियम है, तो ये उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये सोडियम का एटम है। 2 एटम अगर हम सोडियम के ले लें तो ये क्लोरीन के 2 एटम हैं मॉलिक्यूल की सूरत में।
एक क्लोरीन का एटम एक सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरा क्लोरीन का एटम जो है दूसरे सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने आप को क्लोराइड आयन बना लेंगे। ये 2 क्लोराइड आयन बन जाएंगे और 2 सोडियम के आयन बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन देने के बाद Na पॉजिटिव। तो यहाँ पर 2NaCl बन जाएगा। तो ये इनका रिएक्शन हुआ, जिस रिएक्शन में क्लोरीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है और ये सोडियम जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा सर जी, हम ना भूल चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। तो सुने, मैंने आपको शायद पहले भी 10वें चैप्टर में ये पढ़ाया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। मैं लिख देता हूँ दोबारा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन है जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करे और खुद जो है वो रिड्यूस हो जाए। खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। मतलब क्या? मतलब जैसे शैतान को शैतान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दूसरे के साथ शैतानी करता है। मुनाफिक को मुनाफिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दूसरों के साथ मुनाफिकत करता है। तो जो काम दूसरे के साथ किया जाएगा उसी पर नाम रखा जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, अपने पास ले आता है। अपने पास इलेक्ट्रॉन ले आता है तो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो अपनी रिडक्शन कराता है, और उससे छीन लेता है, उसके लूज करवा देता है इलेक्ट्रॉन, तो उस दूसरे की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ मतलब हमारे पास ये जो हैलोजेंस हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर तो एक्ट करते हैं, मगर इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करने की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? मतलब इन चारों में से कौन सबसे ज़्यादा या सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सबसे कम बुरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो वो आप लिख लें कि फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उससे कम क्लोरीन है, उससे कम ब्रोमीन है, उससे कम आयोडीन है। यानी सबसे कम जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है दैट इज आयोडीन, और सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज रखता है दैट इज फ्लोरीन। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें सहारा लेना होगा वही 10वें चैप्टर का, यानी हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। प्यारे बेटे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है आपको पता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मुराद होता है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है सर जी? थोड़ा सा हमें ईजिली बता दीजिएगा जनाब। रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं एबिलिटी टू गेट रिड्यूस। एबिलिटी टू गेट रिड्यूस। सर इससे भी थोड़ा सा आसान कर दें, इलेक्ट्रॉन गेन करने की सिलाहियत को कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, और हम इसे जाहिर किया करते थे E0 रेड से। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? एबिलिटी टू गेट रिड्यूस, यानी अपने आप को रिड्यूस करने की एबिलिटी को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। सुनो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की उतनी ज्यादा ख्वाहिश होगी, वो उतना ज्यादा आसानी से, तेजी से, जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हम कहेंगे उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अच्छा आपको बताऊं, ये जो हैलोजेंस होती है ना, हम इनको X से जाहिर करते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती हैं, तो इसलिए हम इन्हें X2 लिखा करते हैं। X2 हैलोजन का मॉलिक्यूल। और अगर X-1 हो तो इसे कहते हैं हैलाइड आयन, यानी F-1 तो फ्लोराइड आयन, Cl-1 तो क्लोराइड आयन, Br-1 तो ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, और ये मॉलिक्यूल होगा फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, आयोडीन एंड वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। तो ये जो होते हैं ना, इनका आपको लिख कर दिखा रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले हम फ्लोरीन को ले लेते हैं। फ्लोरीन हो या फ्लोराइड हो, दोनों की बात कर रहा हूँ, यानी F2 हो या F-1 हो, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें बताई गई है टेक्स्ट बुक में +2.86 वोल्ट। और आगे चलते हैं, क्लोरीन की
का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ प्लस 1.36 वोल्ट। इसी तरह ब्रोमीन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ प्लस 0.54 वोल्ट। तो आप देखें सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? फ्लोरीन का है, प्लस 2.86 है। और सबसे कम किसका है? आयोडीन का है, 0.54 वोल्ट। इसका मतलब हम जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कमी आ रही है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। जितना फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है उतना किसी में भी नहीं है। तो इसीलिए फ्लोरीन सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। इसकी स्ट्रेंथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज़्यादा है। अगर मैं इधर एक फार्मूला बनाऊं ना कि स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, वो आपने देख लिया। अच्छा, अब ज़रा आगे चलेंगे। ये जो फ्लोरीन है ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तमाम मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और न सिर्फ मेटल्स को बल्कि दूसरी नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। जी हाँ, और दूसरी नॉन मेटल्स को छोड़ो, ये अपने ही फैमिली के मेंबर्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। मतलब ये फ्लोरीन जो है ये इस क्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये ब्रोमीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। आपने देख लिया नीचे वालों से ज़्यादा है, तो इसलिए ये नीचे वालों का बेड़ा गर्क कर सकता है, उन्हें ऑक्सीडाइज कर सकता है। सेम इसी तरह से क्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नीचे वालों से ज़्यादा है, तो क्लोरीन ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज करेगा, क्लोरीन आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। मगर जब हम बात करते हैं ना ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन सिर्फ और सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करता है? सिर्फ और सिर्फ आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। और बेचारे आयोडीन की बात करें तो इसके नीचे मेंबर ही नहीं रहा, तो ये किसको बेचारा ऑक्सीडाइज करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। और अपने से ऊपर वालों को तो ऑक्सीडाइज किया ही नहीं जा सकता, हाँ अपने से नीचे वालों को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। तो आइए एक मिसाल लेते हैं। हमारे पास ना ये एक कंपाउंड है NaCl, एक्वस सोल्यूशन है NaCl का, ठीक है। हम इसके अंदर से फ्लोरीन गैस को गुजारते हैं, फ्लोरीन गैस को F2 फ्लोरीन गैस को गुजारते हैं NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से। जब हम गुजारते हैं तो आपको पता है इसमें ये जो Cl है इसके ऊपर -1 का चार्ज है। ये Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है? -1 का चार्ज है, यानी ये क्लोराइड आयन है। तो फ्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा। सर आपने तो कहा था ये क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करेगा। बेटा Cl2 को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, Cl-1 क्लोराइड आयन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, दोनों को कर सकता है। तो अब क्या होगा देखिएगा, ये फ्लोरीन के हैं 2 एटम इसमें, तो इधर भी हमें 2 NaCl लेने पड़ेंगे। अब होगा ये कि ये फ्लोरीन जो है इस क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा। क्लोराइड आयन को कहेगा तू हट जा, तेरी जगह मैं लेता हूँ। डिस्प्लेस माने इसको हटा देगा, खुद इसकी जगह ले लेगा, और ये आपके सामने बनेगा NaF, ठीक है। इधर पीछे 2 लगा दें, इधर भी 2 लगा हुआ है, इधर भी 2 लगा दें। अच्छा, और ये जो Cl है ये चेंज हो जाएगा Cl2 में, क्लोरीन के मालिक्यूल में। अब ज़रा देखना, सोडियम पे +1, F पे -1 और Cl पे 0 चार्ज, इधर F पे 0 चार्ज। तो इसमें देखिए क्लोरीन -1 से 0 में चला गया है। इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफे को ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लोरीन की या क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन हो गई। किसने कराई? फ्लोरीन ने कराई है। तो फ्लोरीन किसके तौर पर एक्ट कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। और फ्लोरीन ने डिस्प्लेस कर दिया NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में, Cl को हटा के खुद उसकी जगह ले ली, और क्लोराइड आयन को हटाकर उसे क्लोरीन गैस में चेंज कर दिया। ठीक हो गया? जी हाँ, ऐसे ही है। तो इस रिएक्शन में जो कुछ हुआ है उसे मैं नीचे लिख रहा हूं। जो असल काम हुआ है कि फ्लोरीन ने 2 अदद क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करके उनको क्लोरीन के मालिक्यूल में चेंज कर दिया, और खुद फ्लोरीन का मालिक्यूल जो है
फ्लोराइड आयन में चेंज हो गया। ये इस तरह आप इसको लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। बेसिकली ये रिएक्शन इस तरह अकेला नहीं होता, हमेशा कंपाउंड की सूरत में क्लोराइड आयन किसी न किसी Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव या किसी भी चीज़ के साथ जुड़ा होता है, मगर हमारी बुक वाले ने इस तरह अकेला रिएक्शन दिखाया है ताकि वो आपको असल बात समझा सके कि कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। फ्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और इसे हम रिडक्शन कहते हैं। और क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुई है क्लोराइड आयन की, किसने कराई है? F फ्लोरीन ने, तो इसलिए फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। इसी तरह अगर हम फ्लोरीन का रिएक्शन ब्रोमाइड आयन से करवाएं तो ब्रोमाइड आयन को भी फ्लोरीन का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करके खुद फ्लोराइड आयन बन जाएगा और इसको ब्रोमीन में चेंज कर देगा Br2 के अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर मैं फ्लोरीन का रिएक्शन आयोडाइड आयन के साथ कराता हूँ तो आयोडाइड आयन को भी फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज करके खुद फ्लोराइड आयन में और आयोडाइड को आयोडीन के मॉलिक्यूल में चेंज कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास NaCl था यानी क्लोराइड आयन का सोल्यूशन, तो फ्लोरीन ने उसको डिस्प्लेस किया, खुद उसकी जगह ले ली। और अगर हम ब्रोमाइड आयन का सोल्यूशन लेंगे तो उधर भी ऐसे ही होगा कि फ्लोरीन ब्रोमाइड आयन को हटाकर खुद उनकी जगह ले लेगा, आयोडाइड आयन को भी हटाकर खुद उनकी जगह ले लेगा, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब को ऑक्सीडाइज कर सकता है। समझ आ गई? यस सर, हमें समझ आ गई। अब ज़रा आगे चलिएगा कि कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर को कुछ और भी फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, जो कि 4 हैं। सबसे पहला आपने लिखना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर जो है वो डिपेंड करती है। दूसरा होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और तीसरा होता है इसमें हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। और आखिर में हम लिखेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन इन द केस ऑफ Br2 एंड I2। हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है वो हीट जो किसी लिक्विड या सॉलिड को वेपर में चेंज करने के लिए दरकार होती है। फ्लोरीन और क्लोरीन तो ऑलरेडी गैस या वेपर की सूरत में है, तो इसलिए ब्रोमीन और आयोडीन के केस में ही हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टडी की जाती है, फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में नहीं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से क्या मुराद है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार है, तो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इसीलिए फ्लोरीन का ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है और ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको वाज़े आज पता चल गया कि फ्लोरीन बहुत अच्छा रिएक्टिव, तेज़ रिएक्टिव, विगरस रिएक्शन क्यों देता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है, आसानी से इसका बॉन्ड टूट जाता है, इसलिए ये वेरी फास्ट रिएक्शन देता है। हाँ जी, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की बहुत ज़्यादा एबिलिटी रखता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और उसके बाद इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इधर से मुझे अगर एक फार्मूला बनाने को आया तो मैं यूँ बनाऊँगा कि स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is directly proportional to electron affinity and that is directly proportional to hydration energy and that is inversely proportional to bond dissociation energy। इसको ज़रा समझ लीजिए, मैंने खुद बनाया फार्मूला कि स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा उसकी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। चूंकि F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है इसलिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा है। इधर आके हमारा ये आर्टिकल ख़त्म होता है।
दो क्विक चेक देख लेते हैं। 13.2 का पहला क्विक चेक मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा है, इज़ द रिएक्शन बिटवीन NaCl एंड F2 इज़ पॉसिबल। जी हाँ बिल्कुल, ये रिएक्शन है, F2 और NaCl के दरमियान ये रिएक्शन हुआ है, हमने दिखाया है। कहता है अगर पॉसिबल है तो आप उसकी इक्वेशन लिखें। बेटा जानी इक्वेशन तो आपने लिख दी है, ठीक है। आंसर में आप क्या लिखेंगे? आप आंसर में खुद से भी लिख सकते हैं कि जब हम NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से फ्लोरीन गैस को गुजारते हैं तो फ्लोरीन गैस क्लोराइड आयन को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेती है। चूँकि F2 की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्लोरीन को हटाकर उसकी ऑक्सीडेशन करके खुद उसकी जगह ले लेता है। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दूंगा। अगर आप टेक्स्ट बुक से देखकर लिखना चाहें तो 286 पेज पर भी लिखा हुआ है कि फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट टेंडेंसी टू एक्वायर एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म फ्लोराइड। फ्लोरीन मॉलिक्यूल कैन ऑक्सीडाइज्ड एंड डिस्प्लेस ऑल द हैलाइड आयन फ्रॉम देयर सॉल्यूशन टू फॉर्म टू फ्री हेलोजन। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं इसका आंसर ऑल हैलाइड की जगह आप क्लोराइड लिख लेना और फिर इक्वेशन भी ये वाली लिख लेना, नहीं तो मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेंशन नहीं लेनी। आखिरी सवाल देखें, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन एंड देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ये बेटा जानी पेज नंबर है 287, इस पर आपने इसका आंसर लिखना है। ये वाला दूसरा पैराग्राफ, द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन कैन बी रिलेटेड टू, इधर से लेकर लिखते आएंगे आप चले आएंगे यहाँ तक, दिस रिफ्लेक्ट द डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, इधर तक लिख देंगे बस, यहाँ तक। आगे वही शॉर्ट क्वेश्चन है फैक्टर वाला जो मैंने इधर समझाया है, ठीक है। ओके, ये हमारा आज का लेसन था। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।